सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं। पहला है, इन्होंने बताया 4 प्रकार का एलियनेशन होता है। पहला प्रोडक्ट को लेकर के होता है, दूसरा प्रोसेस को लेकर के, तीसरा होता है फ्रॉम अदर्स, और पांचवा होता है फ्रॉम वन सेल्फ। प्रोडक्ट को लेकर एलियनेशन ऐसा होता है कि देखो, जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम करते हैं ना, तो उन चूंकि उन्हीं के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन उनके हाथ में उतना पावर नहीं होता है कि उसको जो है बेच पाए। उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है वो, राइट। जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले एक असेंबली है, चेन असेंबली बनी है, यहाँ पर 10 लोग खड़े हुए हैं। एक मान लीजिए जूता की फैक्ट्री है, शूज बनाए जा रहे हैं। तो जितने भी शूज बन रहे हैं, हर एक 2 मिनट में, 5 मिनट में, जितने लोग लाइन से खड़े हैं, ठीक है, लेकिन इनके हाथ में उसका कंट्रोल नहीं है। वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उनका नहीं है। तो एक तो उनको एलिनेशन फील होता है प्रोडक्ट को लेकर के, कि बिकॉज वो उसको ऑन नहीं करते, वो उसको बेच नहीं सकते। जो वो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई बिजनेस करता है तो वो जो क्रिएट करता है उसका होता है, उसको बेचेगा। लेकिन किसी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर जो होते हैं वो क्रिएट खुद करते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। तो जो एलिनेशन है, जो अलगाव है उसका, उस प्रोडक्ट को लेकर के होता है। दूसरा होता है प्रोसेस को लेकर के, कि कैसे बनाना है, कब बनाना है, वो सब चीजें वो डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्क प्रोसेस है उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि असेंबली लाइन है, वो जो उन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई, जो कंपनी के मालिक उनके द्वारा, तो आपको उसी को फॉलो करना है, प्रोसेस को उन्हीं के द्वारा फॉलो करना पड़ेगा। कि ये क्या टाइम होगा, क्या प्रोसेस होगा, किस, ये सब, इसमें वो एलिनेट फील करते हैं। उनको लगता है इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। तीसरा है अदर्स, और जो को वर्कर होते हैं, को वर्कर के साथ उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं बिल्डअप हो पाता है, क्योंकि कंपनी के अंदर किसको कौन सा काम दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, किसी को पता होता नहीं है ना। तो वो हमेशा साथ में नहीं रह सकते, सभी के सभी को वर्कर होते हैं। काइंड ऑफ आइसोलेशन फील करते हैं बाकी को वर्कर के साथ। ठीक है। चौथा होता है वन सेल्फ, अपने आप खुद से। इसका मतलब होता है कि चूंकि आप किसी जगह काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका खुद का जो पोटेंशियल होता है, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, वो यूज नहीं हो पाती है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ सूझ बनाना है। तो उसमें क्या ही आप दिमाग लगा पाएंगे, चूंकि ये असेंबली लाइन है। आपको जो बोला जा रहा है, जितना बोला जा रहा है उतना आपको काम करना है। आपका खुद का जो क्रिएटिविटी है, आपका जो खुद का पोटेंशियल है ना, वो तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो खुद से अपने आप को एक एलिनेशन 4 प्रकार से फेस करता है एक पर्सन, जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स। ठीक है, बताइए, क्लियर है? बोलिए। सभी को क्लियर है चारों? प्रोडक्ट से लेकर के एलिनिएशन, प्रोसेस को लेकर के, अदर्स को लेकर के, वन सेल को लेकर के, कि चारों पे कंट्रोल नहीं होता है एक वर्किंग क्लास का, लेबर क्लास का। खुद के ऊपर नहीं होता है, अपने कलीग्स को लेकर नहीं होता है, ना उस प्रोसेस को लेकर के होता है जिस प्रोसेस के माध्यम से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ना उस प्रोडक्ट पे होता है जिसको वो क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। नेक्स्ट है आपका सीक्रेसी एंड सोशल रिलेशनशिप। ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो सीक्रेसी होती है, जो गोपनीयता होती है, वो एक रिश्तों को बनाती है, रिश्तों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, तो जो मैनेजिंग पोस्ट पे होंगे, या जो बोर्ड ऑफ मेंबर है, गवर्नेंस के बीओजी है, तो वो सब कुछ खबर जो है सबको नहीं बताते ना। जैसे ये बीओजी के अंदर 5 लोग हैं, तो उनकी जो प्लानिंग चल रही होती है, वो जो कुछ कर रहे होते हैं, वो केवल उसी ग्रुप में निहित रहता है। उसके आगे, उसके नीचे जो मैनेजर है, या जो उसके नीचे जो भी हैं लोग काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता है। तो हर एक ग्रुप होता है, जितना छोटा ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा उसमें सीक्रेसी रहती है। ग्रुप बड़ा होता जाएगा, सीक्रेसी कम होती जाएगी। उस चीज़ को ये बताते हैं सीक्रेसी एंड सोशल रिलेशन को लेकर के, कि जो पावर डायनेमिक्स है ग्रुप के अंदर, ठीक है, ये बाकी के लोगों से इंटरेक्शन, वो दिखाती है कि कितनी सीक्रेसी होगी कि नहीं होगी। जितना छोटा ग्रुप, जैसे 2 लोग हैं, तो सीक्रेसी ज़्यादा होगी। ग्रुप बढ़ता जाएगा, सीक्रेसी कम होती जाएगी। तो आंसर लगा लीजिए कौन सा होगा। सेकंड था, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। चारों में कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे जून 2024 से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन थे, लगभग 11 क्वेश्चन थे, राइट। ये क्वेश्चन आप किस स्टेज में देखो रखेंगे, किस लेवल पे? ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको, जैसे कि आपको ये तो पता होगा सोशल क्लास के बारे में, तो आप इससे आंसर लगा सकते हैं, सी विल पेयर विद द थर्ड
हम्म, नहीं, फोर्थ कार्ल मार्क्स। इससे से किया। तो उसके बेसिस पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो एक केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पर सी फोर्थ के साथ पेयर है। तो मान लो आपको नहीं पता सीक्रेसी सोशलिज्म क्या होता है, मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या है, तो फिर भी अगर आप एक एक ऑप्शन में देखेंगे तो भी आंसर लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। और कोशिश करने एग्जाम के अंदर हमेशा कि अगर आपको सभी कंसेप्ट नहीं पता है तो ऑप्शन ऐसे जरूर दिए रहते हैं जिनसे आप आसानी से, अगर आपको एक के बारे में पता है तो भी आंसर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में दो कॉमन नहीं है, डी फोर्थ के साथ पेयर है, सेकंड के साथ, जैसे कि मान लीजिए ये वाला है, ये पहले के साथ पेयर है, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ। मतलब आपको ये पता है कि ये किसके साथ पेयर होने वाला है, तो आंसर आपका यहीं आ जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट मान लीजिए क्योंकि ये नहीं पता होता है तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे आंसर। ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, इसमें कुछ था ही नहीं, कोई बता सकता है इसको। ये क्वेश्चन ईजी था क्योंकि ये मल्टीपल टाइम डिस्कस करते हैं क्लास में, हमने लास्ट टाइम लास्ट वाले बैच में कम से कम 10 बार तो डिस्कस किया ही होगा ये कंसेप्ट को। तो ये क्वेश्चन ईजी लगा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन फेमिनिस्ट थ्योरी, ये अगर आपको नहीं पता थ्योरी तब भी आप पढ़ के आंसर लगा सकते हैं कि क्या होता है फेमिनिस्ट थ्योरी, क्या होता है ऑपरेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसमें आपको बहुत ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, आंसर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि ये तो सिंपल टर्म दी गई है। एंथोसेंट्रिज्म का मतलब अब सबको पता होता है ना, तो आंसर लगा सकते हैं इसको भी। ये क्या है, हाँ ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आप देखेंगे इसमें लिखा है बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स अगर कलेक्टिव बिहेवियर करना है, लोगों को एक प्रकार का बिहेवियर हो ग्रुप के अंदर, तो उसमें अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती ना, जो लिखा है नहीं, विच इज नॉट अ बेसिस। बाकी हो सकता है एक्शन, जनरलाइज बिलीफ, कंडीशननेस होनी चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन है, इसका कोई क्वेश्चन थ्योरी से लेना देना है नहीं। ये आपको आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो आप आंसर लगा पाएंगे। हाँ ये क्वेश्चन एक आपका मॉडरेट लेवल का है, इसमें आपको पता रहना चाहिए किसके द्वारा दिया गया सोशल डिफरेंशिएशन। सॉरी, अगेन ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ये डिफिकल्ट मान के चलिए। और मैस्लो का ये क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में रहता है, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मान के चलिए इसमें दो क्वेश्चन डिफिकल्ट थे 10 में से, 11 में से, और बाकी सब अब मॉडरेट टू इजी थे। तो ये लेवल है हमारा यूनिट सेकंड का, जो कि एग्जाम में भी आ रहे हैं आजकल जो क्वेश्चन, उसका लेवल यही है। देखिए हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 11 क्वेश्चन, किसी में 7 आते हैं, किसी में 8, किसी में, यही रेंज रहता है। यूनिट सेकंड थोड़ा सा लेंदी है और इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन 10 तो आएंगे आएंगे, लगभग 10 आते हैं, 10 11 आ सकते हैं या 9 आ सकते हैं, इसी रेंज में आएंगे। तो आपको यूनिट सेकंड अच्छे से पढ़ना है सो दैट कि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। और ये क्वेश्चन यूनिट 9 में जो सेकंड है, इसमें किसी प्रकार का रटना नहीं होता है। ओके, आपको रटना नहीं, सब कुछ समझने वाला है, थ्योरी है सभी की सभी, तो आसानी से आप समझ पाएंगे और आंसर भी लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करें। अभी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है इन क्वेश्चन में, जून के हम लोग डिस्कस किए हैं जो। क्लियर ऑल। चलिए क्वेश्चन पढ़िए फिर, दिसंबर का देखते हैं, दिसंबर 2023 में कैसे क्वेश्चन आए हैं। According to psychological psychology, conscious unconscious shows being माइक किसका ऑन है, and बताइए। सिमरन, हाँ ऑफ कर लिया उन्होंने शायद। ओके, हाँ माइक थोड़ा सा म्यूट रखिए क्योंकि क्लास में डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैं शुरुआत में बोल देता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो और माइक दोनों बंद करिए, है ना, क्योंकि आपको सुनना है। बाकी आपको कोई डाउट है, आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं या आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में लिख करके। बाकी टाइम में म्यूट करके रखिए। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा है, साइको एनालिटिकल थ्योरी मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के अनुसार मानव मन में 3 स्तरों पर कार्य करता है मानव मन। ये तीनों स्तर कौन से हैं? व्हाट आर द लेवल दैट ह्यूमन माइंड ऑपरेट एट अ डिफरेंट 3 लेवल?
साइको एनालिटिकल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोएनालिटिकल थ्योरी, साइकोएनालिसिस थ्योरी, ये सब थ्योरी आपस में कनेक्टेड है। ये सभी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई। हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ये बताते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है 3 लेवल पे ऑपरेट करता है। कौन कौन से लेवल है? पहला तो इसमें लिखा है जो सुपर कॉन्शियस, ये तो कुछ होता नहीं है। सुपर कॉन्शियस तो मतलब वही है ना कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, है ना, त्रिकालदर्शी टाइप का आदमी, उसी को सुपर कॉन्शियस बोल सकते हैं। कॉन्शियस माइंड ठीक है, मतलब चेतक मन, अवेयर। प्रेजेंट टाइम में आप अवेयर होते हैं, आपके अपने थॉट को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी सेंसेशन को लेकर के आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, वो हमारा चेतक मन है। चेतना जब जागृत होती है उसको बोलते हैं कॉन्शियस लेवल। अभी प्रेजेंट टाइम में आप सुन रहे होंगे, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, आप किस अवस्था में हैं अभी? कॉन्शियस लेवल में है। दूसरा होता है प्री कॉन्शियस, इसको प्री बोलते हैं या सब बोलते हैं, सब कॉन्शियस, इसको बोलते हैं अर्धचेतन मन। इसका मतलब होता है कि बीच की स्टेज, कि आप अवेयर तो हैं लेकिन बहुत सारी चीजें आपको अभी मान लीजिए पूर्ण रूप से नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनएक्सेसिबल हैं। जैसे एग्जाम में आप बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के लगा इसका आंसर आपको पता है, वो आपका है चेतन में, आप अवेयर है उसके बारे में। कुछ चीजें आप थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सा सोचते रहते हैं, तो फिर आपको वो दिमाग में आ जाता है, जो हिडन होता है, उसको बोलते हैं हम अनकॉन्शियस या अर्धचेतक मन। ठीक है। कुछ थॉट्स या इमोशंस या कुछ डिजायर जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इनएक्सेसिबल होती हैं, लेकिन उनको हम सोच करके बाहर निकाल सकते हैं इजिली तरीके से, दैट कैन बी इजिली बॉट इट इन माई माइंड, जैसा जनरली होता है। तीसरा होता है आपका अनकॉन्शियस, जिसको बोलते हैं अचेतन, बेहोशी की अवस्था। मतलब बेहोशी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब होता है कि हमारे जो विचार हैं, थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, डिजायर हैं, अब किसी के प्रति प्रेम या घृणा है, कुछ भी है, वो हमारा उसके बारे में हम अवेयर नहीं है, वो कहीं ना कहीं इनएक्सेसिबल है, दैट इज कॉल्ड अचेतक, अचेतन मन। तो यही जो अचेतन मन होता है, यही जो हिडन पार्ट होता है, सबसे बड़ा हिस्सा जो है, लार्ज पार्ट होता है, बोल सकते हैं हमारे माइंड का लार्ज पार्ट। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए एक पानी के अंदर ना एक आइस आइस का टुकड़ा डला हुआ है। ठीक है। ये पानी है, तो ये जो पार्ट होगा, ये होगा हमारा सबकॉन्शियस। ऊपर वाला पार्ट जो है वो छोटा वाला पार्ट, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, और जो नीचे वाला बड़ा सा पार्ट है ये दिख रहा है, ये हमारा अनकॉन्शियस पार्ट हो जाएगा। कि मतलब आप देखेंगे तो जो चीज़ें हमको अवेयर होता है ना, वो छोटा सा हिस्सा होता है। बहुत सारी चीज़ें हमको याद रहती हैं, अवेयर होते हैं, जागरूक रहते हैं, वो छोटा सा हिस्सा है। वो बीच का जो हिस्सा होता है, थोड़ा सा बाहर निकला, थोड़ा सा अंदर नीचे, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कि कुछ चीज़ें हमको याद रहती हैं, पता रहता है, कुछ चीज़ें हम भूल रहे होते हैं, बट उनको हम बार बार सोच के बाहर निकाल सकते हैं, वो हमारा रहेगा सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा होता है अनकॉन्शियस, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है। इसी के बारे में हमको ज़्यादा पता नहीं होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा है, और जितनी भी हमारी जो विचार होते हैं या मेमोरीज होती हैं या कुछ भी होता है, वो सब कुछ इसी पार्ट में होता है। ये जो हिडन पार्ट, हिडन पार्ट ऑफ अवर माइंड। क्लियर है? तीनों समझ में आ गया? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। बोलिए। ठीक है। तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसके पीछे देखो, ये सिगमंड फ्रायड ने जो थ्योरी दी थी ना, साइको एनालिटिकल थ्योरी, उसमें हम लोग समझेंगे आगे कि उन्होंने बताया है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जैसे कि मान लीजिए किसी का बिहेवियर है ना, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, तो ये कैसे डेवलप हो रहे हैं, कैसे, कहाँ से अराइज हो रहे हैं, हमको वो जानना होगा ना, सोर्स कहाँ है। तो सोर्स जनरली वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही होता है। तो बोलते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस लेवल है और जो सबकॉन्शियस लेवल है, उसको तो हम समझ सकते हैं आसानी से, लेकिन सबको जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस लेवल होता है हमारे माइंड का, उसको समझना डिफिकल्ट होता है। अगर उसको हम समझ पाते हैं, तभी आसानी से हम किसी पर्सन के बिहेवियर को या उसके जो व्यवहार है, उसके जो पर्सनालिटी है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा जो लार्ज पार्ट है वो तो यहाँ पर है। तो इस पार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी फिर, है ना, फ्री एसोसिएशन की थ्योरी है, ड्रीम मैकेनिज्म है,
कई प्रकार का है, ट्रांसफेरेंस है, वो सभी इसके माध्यम से हम जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम लाते हैं मैनिफेस्ट कंटेंट को के फॉर्म में, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड और वी कैन एड्रेस द प्रॉब्लम किसी किसी भी पर्सन की। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो कनेक्ट कर देंगे ये सभी तीनों लेवल को थ्योरी के साथ, तो समझ पाएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या लिखा है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो जो कंसेप्ट है उसको दे दिया, पूरा लिख दिया, पूछा जा रहा है कि कंसेप्ट है क्या। ऐसे क्वेश्चन बनता है, कभी कभी वो थिंकर का नाम दे देंगे कि किसके द्वारा बनाया गया है, बताओ ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो जो लुकिंग ग्लास सेल्फ है ये जो है कंसेप्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये बता, इसमें जो लिखा है कि द हाउ वन व्यूज वन सेल्फ इज नॉट ए सॉलिटरी फिनोमेना बट अदर इंक्लूड अदर। इसका मतलब ये होता है कि ये बोल रहे हैं कि जो हमारा सेल्फ इमेज है ना, या इसको हम बोलते हैं सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, वो हमारे केवल खुद से या अकेले में डेवलप नहीं होता है कि आप अकेले ही समझ पाते हैं। ये इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो बाकी हमको कैसे परसीव कर रहे हैं, बाकी हमको कैसे देख रहे हैं, बाकी लोगों का क्या रिफ्लेक्शन है हमको लेकर के, जो इंटरेक्शन से हमको पता चलता है, उसके आधार पे हमारी सेल्फ इमेज डेवलप होती है, हमारा जो सेल्फ डेवलप होता है इसको हम सेल्फ बोल रहे हैं। ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट जो है हमारा डेवलप होता है कैसे, दैट हाउ अदर पीपल परसीव अस। ठीक है, उसके बेसिस पे आप डेवलप करते हैं अपनी सेल्फ इमेज। ये बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं कि दैट इज नॉट सॉलिटरी फिनोमेना। आप आइसोलेशन में नहीं डेवलप कर पाते हैं अपने अपने आप को, वन सेल्फ को, जबकि ये डेवलप होता है फ्रॉम द अदर्स, कि लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं, कैसे आपको देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि हाउ योर फ्रेंड्स आपको, आपके फ्रेंड्स आपको कैसा बोलते हैं, आपके पेरेंट्स आपको कैसे समझते हैं, है ना, आपके टीचर आपको कैसा देख रहे होते हैं, उसके बेसिस पे आपका सेल्फ डेवलप हो रहा है, सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। अगर मान लीजिए 10 लोग आपकी तारीफ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हमारी पर्सनालिटी में ये वाला पार्ट अच्छा है। आप लोगों की मदद करते हैं तो आपको लगेगा कि जो है आप कहीं ना कहीं काइंड है या दूसरों की हेल्प करते हैं। अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको गुस्सा बहुत आता है, तो एक बार आप सोचोगे कि आप सब लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप काइंड ऑफ अपना सेल्फ इमेज डेवलप कर रहे होते हैं। सो दैट इज नॉट अ सॉलिटरी फिनोमेना और आइसोलेशन, दैट इज डेवलप थ्रू द इंटरेक्शन, थ्रू द एसोसिएशन और थ्रू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अदर्स, कि लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं बाकी लोग। ठीक है, तो ये लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास का मतलब यहाँ पर है कि ग्लास का मतलब है कि मिरर, मिरर मतलब सोसाइटी। यहाँ पर जो मिरर का काम करेगा, जैसे कि हम ग्लास में देखते हैं, मिरर में देखते हैं अपना चेहरा, इसी प्रकार से कोई इंडिविजुअल जो सोसाइटी को में देख रहा है ना, सोसाइटी के लोग इसमें हैं, तो वो उनके लिए मिरर की तरह काम करेगा, एक जो है शीशे की तरह काम करेगा। कौन? सोसाइटी। हाउ द सोसाइटी परसीव अस, हाउ द पेरेंट्स, हाउ द फ्रेंड्स, हाउ द टीचर्स, हाउ द कलीग्स आपको कैसे देख रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं, आपको लेकर के कैसा उनका जम्सन है, उसके बेसिस पे आपकी एक सेल्फ इमेज डेवलप होती है। क्लियर है? ओके, तो ग्लास का मतलब हमेशा यहाँ पर होता है सोसाइटी से। क्वेश्चन नंबर 4। अभी अगेन देखो ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन अगेन सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है उसमें जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, उसमें हम लोग कुछ चीजें समझ चुके हैं। आगे और भी कंसेप्ट समझेंगे तो धीरे धीरे करके पूरा एक ओवरऑल कंसेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा साइको सिगमंड फ्राइड का थ्योरी का पूरा। इसमें दिया है कि दो लाइफ एनर्जी होती है जिसको हम बोल रहे हैं इंस्ट्रक्चुअल फोर्सेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव। सभी के सभी जो जीव होते हैं उनमें ये ऊर्जाएं पाई जाती हैं, सभी जीवित जीवों में। कौन कौन सी हैं? स्लीप, लिबिडो, अग्रेशन, ड्रीम, इंसाइट।
देखो वैसे तो सब कुछ पाया जाता है, सब सोते भी हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दो लाइफ एनर्जी, जीवन को देने वाली इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस, वो कौन सी है? तो जो साइकोनाटिकल थ्योरी जो है सिगमंड फ्राइड की, उसमें इन्होंने दो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट दिए। ये दोनों के दोनों, एक तो आपका लिबी वो इरोज है, दूसरा है थेनाटोस। ठीक है, तो ये बताते हैं कि दोनों के दोनों एनर्जी है। एक तो लाइफ बनाने वाली एनर्जी है, लाइफ प्रिजर्विंग एनर्जी, लाइफ सस्टेनिंग, लाइफ कंजर्विंग एनर्जी। दूसरी है आपकी लाइफ को खत्म करने वाली, डिस्ट्रक्शन। तो इरोज का मतलब क्या होता है? एक आपको लाइफ को बनाने वाला है, इसको बोल सकते हैं, ऐसी ड्राइव, ऐसी एनर्जी जो कि आपके जीवन को बनाती है, जिसको बोलेंगे लाइफ प्रिजर्विंग एनर्जी या क्रिएशन, जिससे आप बहुत सारी एक्टिविटी लाइफ में कर रहे होते हैं, मल्टीपल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो एनर्जी जो होती है आपकी कहलाती है इरोज एनर्जी। ठीक है, जैसे क्या है, लव है, ओके, क्रिएटिविटी है, और बाकी सभी एक्टिविटी जो हम करते हैं डेली लाइफ में, सो दैट कि हम लोग सर्वाइव कर पाए बेहतर तरीके से जीवन में। एक तो हो गया हमारा इरोज, सॉरी, बन सके। तो ये हमारा पॉजिटिव एनर्जी हो गया। दूसरा है थैनाटोस, ये नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गुस्सा आता है ना, वो आपका थैनाटोस के अंदर आएगा। कन्फ्लिक्ट करना, ये थैनाटोस है। वायलेंस थैनाटोस में आ जाएगा। या कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीजें, कोई भी एक्टिविटी जो हमारे माइंड को, हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शन से नुकसान पहुंचाती हो, वो थैनाटोस में आएगा। ये लाइफ डिस्ट्रक्टिंग एनर्जी है जो कि लाइफ को खत्म करने में रहता है। तो ये सेवन फ्लोर बोलते हैं कि हमारा जो फोकस होता है कि किस प्रकार से हम दोनों दोनों की एनर्जी में बैलेंस बना के चलें, जो दोनों अपोजिट हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो किस प्रकार से हम बेहतर तरीके से दोनों में बैलेंस बना करके चलें, सो दैट कि जो है इंडिविजुअल सोसाइटी में बेहतर तरीके से रह सके। या बेसिकली फोकस इसका होता है कि बिहेवियरल चेंज के लिए, क्योंकि ये सभी थ्योरी उनकी जो है फोकस करती है किस प्रकार से जो किसी पर्सन का बिहेवियर है उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से पहले हम समझ पाएंगे, और जो लाइफ अफर्मिंग एनर्जी है इसको कैसे बढ़ाना है हमारे बिहेवियर के अंदर, हमारे पर्सनालिटी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो जाए लिबिडो। लिबिडो मैंने बता दिया, वही है जो सेक्सुअल थ्योरी में लिबिडो बोल सकते हैं, ईद बोल सकते हैं, या सेक्सुअल अर्ज बोल सकते हैं, क्योंकि वही तो रहती इसी, कोई हर एक इंसान, मतलब जो इंसान है उसके डिफरेंट 5 स्टेजेस के अंदर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, जो मैंने बताया था एरोजेनस जोन होती है, उसमें ये एनर्जी काम करती है, और उसको डिफरेंट एक्टिविटी के डिफरेंट फंक्शंस होता है, हर एक स्टेज में करता जाता है बच्चा। तो ये जो आपका लिबिडो हो गया, इसको हम बोल दे देंगे आपको नाम इरोज। और दूसरा अग्रेशन हो गया, जिसको नेगेटिव एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। डी कहाँ से आएगा? ड्रीम नहीं आएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं एनर्जी, लाइफ एनर्जी। सो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द इंडिविजुअल्स, हाउ टू बैलेंस इन बोथ एनर्जी, कैसे बैलेंस बैलेंस बना के रखें। क्लियर है? क्लास रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, ओके। दोबारा समझना है तो बताइए, मैं समझा दूं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, थ्री थ्री मैंने हटा दिया एक्चुअली, वो क्वेश्चन नंबर, वो यूनिट 9 का क्वेश्चन था, तो मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि अभी जितने क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहे हैं कि कौन सी यूनिट का है, मैं हटा के दूसरा वहीं डाल रहा हूँ, है ना। नहीं तो फिर अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा तो वो क्वेश्चन लगा पा, वो एक्चुअली था थ्योरी था कुछ, मैनेजमेंट वेरिएबल थ्योरी था, तो मैंने हटा दिया उसको। अभी हमारा फोकस रहेगा यूनिट सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए।
अच्छा, हो गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, एट्रीब्यूशन थ्योरी। अब बताइए, देखो एग्जाम में देख रहे क्वेश्चन कैसे आता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने इस बार जून वाले में एग्जाम में दे दिया। थ्योरी वही है, बस घुमा दिया थोड़ा क्वेश्चन। हैदर फिरिस के द्वारा थ्योरी दी गई थी, मैंने बताया था कल कि कैसे लोग जो है अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि किसी पर्सन का बिहेवियर ऐसा क्यों है ना, जो मैंने कल डिटेल में समझाया था। क्या आंसर होगा? ऑफकोर्स बिहेवियर होगा। यहाँ पर उन्होंने आसान क्वेश्चन पूछा था, जो जून में एग्जाम हुआ हमारा, उसमें उन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया सेम क्वेश्चन को, सेम थ्योरी को। तो पीवाईक्यू आते हैं, पीवाईक्यू बहुत सारे आते हैं, बट थोड़ा सा आपको डीप में हर एक पीवाईक्यू समझना पड़ेगा। इसी वजह से पीवाईक्यू में क्लास में कराता हूँ। नहीं तो मैं बोल दूं कि मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो सब पढ़ सकते हैं, सबके पास बुक्स होता है, सबके पास नोट्स रहते हैं। क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाना, समझ पाना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए, आंसर दीजिए। जब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, तो कोई भी थ्योरी डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको हम पूरा समझते हैं, सो दैट कि कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग कर पाए। ये मेरा फोकस होता है क्वेश्चन सॉल्व कराने का। बीस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, 30 या 40, उसमें पूरा का पूरा थ्योरी यूनिट सेकंड का कवर हो जाता है। और जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो थ्योरी रिपीट होती है, वो भी आपको दिख जाती हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर। तो पीवाई को आपको एक ओवरव्यू देता है पूरे के पूरे यूनिट के बारे में कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, ये आप छोड़ सकते हो, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, यहाँ पर लिख रहे हैं सोशलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट सेकंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये काइंड ऑफ टॉपिक है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या आंसर होगा, सेकंड या थर्ड? पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है, लिख रहा है समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है, ये तो सत्य बात है कि एक प्रोसेस है। लेकिन आगे लिख रहा है इसका परिणाम क्या हो, इसका जो आउटकम है वो क्या है। एक छोटा बच्चा, उसका जन्म होता है, जन्म के तुरंत बाद से ही वो सोशलाइज होना स्टार्ट करता है। सबसे पहले प्राइमरी केयर गिवर मदर से, ठीक है, फिर धीरे धीरे फादर और बाकी फैमिली मेम्बर। फिर जो बड़ा होता है तो स्कूल जाएगा बच्चा और बाकी लोगों से मिलेगा। फिर वो जॉब करने के लिए जॉब करे जाए तो वहाँ पे जो कलीग्स होंगे उनसे मिलेगा। तो पूरे जीवन भर जो है वो सोशलाइज होता रहता है। तो जन्म से लेके बिफोर बर्थ, सॉरी डेथ, ये जो पूरा समय काल है, इसमें एक पर्सन सोशलाइज होता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, पूरे जीवन चलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये आपका सोशलाइजेशन कब एंड होता है या कब तक चलता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाएगा कि फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, उसके बीच का जो समय काल है, पूरे समय काल में हर एक पर्सन सोशलाइज होता है, कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, चाहे कितना बूढ़ा हो, कुछ भी हो, अगर लोग मिल रहे हैं, उससे इंटरेक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सोशलाइज होगा, सीखेगा कुछ ना कुछ। तो देखो यहाँ लिखा है प्रोसेस, तो सोशल कंट्रोल तो होगा नहीं, सोशल कंट्रोल आउटकम नहीं है, मतलब सोशल कंट्रोल के माध्यम से सोसाइटी चलती है, सोशल फंक्शन होते हैं, लेकिन वो आउटकम नहीं होता है ना। ये हो सकता है कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल सोशल कंट्रोल के माध्यम से सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यू हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसको सीख सकता है। ठीक है, तो ये सोशलाइजेशन के प्रोसेस का पार्ट हो जाएगा, ये आउटकम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन इज नॉट आउटकम, इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। सोशल इंटरेक्शन की वजह से तो वो जो है सीखता है ना। जैसे कि मान लीजिए, आउटकम हम लोग पढ़ तैयारी कर रहे हैं किस लिए, ताकि आपका नेट क्लियर हो जाए ना, जेआरएफ क्लियर हो। तो हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये तो प्रोसेस का हिस्सा है ना। ये तो आउटकम नहीं ना, आउटकम तो आपका रिजल्ट होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा, नेट या जेआरएफ क्लियर होगा, है ना। तो जर्नी आपकी जो है वो प्रोसेस का हिस्सा होती है, रिजल्ट आपका कहलाता है आउटकम।
तो जो सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन से तो वो सीख रहा है ना, प्रोसेस है, वो लर्निंग का हिस्सा है, प्रोसेस का हिस्सा है, वो आउटकम नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पर्सनालिटी एम्पावरमेंट, ये दोनों आपके आउटकम का हिस्सा है। लेकिन चूंकि पर्सनालिटी एक ब्रॉडर टर्म है, एम्पावरमेंट इसका पार्ट बन जाएगा, है ना। कोई भी पर्सन एम्पावर हो रहा है, वो पर्सनालिटी का हिस्सा होगा, व्यक्तित्व का हिस्सा होगा। तो आप पर्सनालिटी को मार्क कर सकते हैं। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि आप जब सोशल इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से सीखते हैं, तो आपका बिहेवियर, आपका कंडक्ट, आपका बात करने का तरीका, आपके एक्शंस अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। पर्सनालिटी का फॉर्मेशन कैसे होता है? ऐसे होता है ना कि आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपके जो थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, आपका जो बोलने का, बात करने का तरीका, आपके एक्शंस, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, वो एक हमारी पर्सनालिटी के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो दिस इज द आउटकम, पर्सनालिटी इज द आउटकम। एम्पावरमेंट कैन बी, बट एम्पावरमेंट आपका छोटा हिस्सा है, पर्सनालिटी का अंदर आ जाएगा, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए, इसमें किसी को डाउट क्वेश्चन नंबर 6 में? ये ये सभी के सभी दोनों आपके प्रोसेस हैं, और ये आपका आउटकम हो सकता है। लेकिन ये आपका जो एम्पावरमेंट है, ये पर्सनालिटी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और नॉट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट फ्रॉम द सेम कंसेप्ट लाइक डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ये क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म? रक्षा तंत्र एक हमारा स्वतः है, जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये स्वतः होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई भी घटना घटती है लाइफ में, जैसे मान लीजिए अचानक से कोई ऐसा एक जानवर आ गया आपके सामने जिससे आप डरते हैं, तो आप स्वतः वहां से भागते हैं। मतलब वो चीज ऑटोमेटिक होती है, वो अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस, उसमें आप खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अगर आप स्नेक से डरते हैं, ठीक है, और मान लीजिए अचानक से रूम में आ जाए, तो आप भागते हैं वहां से। इसलिए आप वेट नहीं करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीजें अनकॉन्शियस होती हैं। ठीक है, बहुत सारी। तो वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो रक्षा तंत्र है, वो एक ऐसा प्रोसेस जो कि ऑटोमेटिक होता है, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो चलता है। या कभी कभी हम डेवलप कर लेते हैं उसको, किसी भी प्रॉब्लम है, किसी एंजाइटी या किसी सिचुएशन से अपने आप को हटाने के लिए, तो उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं। इसके माध्यम से कोई पर्सन अपना, जिस किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, इमोशंस है, उसको अपने आप को अलग हटने के लिए, उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोग इस डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करते हैं, सो दैट वी कैन इजिली टैकल द प्रॉब्लम, और वॉट एवर वी कैन से। डिनाइल, एंजॉयमेंट, रेशनलाइजेशन, डिसिप्लिन, कंपनसेशन। देखो, एंजॉयमेंट तो होगा नहीं, ये तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, ये तो बहुत ही बेसिक है। आनंद लेना कोई रक्षा तंत्र नहीं है ना, ये तो एक पॉजिटिव सिचुएशन है, बोल सकते हैं कि इज नॉट पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो बी नहीं होगा, बी नहीं होगा तो ऑप्शन बी जो हटा दीजिए, बी कहाँ कहाँ पर, ये वाला गया, ये ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन, देखिए आंसर आ गया। ऑल दो अगर आपको नहीं पता है क्या है डिफेंस मैकेनिज्म, आंसर आप लगा सकते हैं। सो दिस इज द वे कि आपको आंसर कैसे लगाने हैं, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कैसे क्वेश्चन समझना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं पता डिफेंस मैकेनिज्म, तो आपने क्वेश्चन देखा और आपको लगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो आंसर लगा ही नहीं पाएंगे, आप स्किप कर देंगे। लेकिन पढ़ लीजिए पहले, हो सकता है कि आंसर उसी में कहीं छुपा हो। ओके, अभी समझते हैं कि करके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिनाइल, बताइए। मना करना, बिल्कुल रिफ्यूज कर देना, एक्नॉलेज से मना कर देना, रिजेक्शन नहीं, रिजेक्शन अलग चीज है। डिनाइल का मतलब होता है रिफ्यूज करना। जो चीज़ एक्नॉलेज नहीं कर रहे आप, उसको बोलेंगे डिनाइल। कि दूसरे के लिए जो ऑब्वियस है, आप उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आप तैयारी नहीं की है सही तरीके से, और जो मेन रीजन था तो वही था कि आपने तैयारी नहीं किया, लेकिन इस चीज़ से आप मना कर रहे हैं। मतलब जैसे स्टूडेंट को ये रिफ्यूज कर दे इस चीज़ को एक्नॉलेज करने से, कि वो जो ऑब्वियस उसकी तैयारी नहीं थी एग्जाम में, लेकिन दोस्त को बोलते हैं डिनाइल करना, निषेध करना, या रिफ्यूज टू
एक्नॉलेज, नॉट एक्सेप्टिंग, हाँ बिल्कुल सही। दूसरा एंजॉय चाहिए तो हो गया। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यूजिंग इनकरेक्ट। सेल्फ सर्विंग एक्सप्लेनेशन। तर्क तो ठीक है, आप सिमरन बोले तर्क, हाँ वो तर्क ठीक है, लेकिन तर्क किस प्रकार का है वो? रैशनलाइज करना किस प्रकार से? टू जस्टिफाई अनअसर्टेबल भी, इसका मतलब होता है कि आप एक इनकरेक्ट और सेल्फ सर्विंग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं एक ऐसे बिहेवियर को जो कि जस्टिफाई नहीं है ना। अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना, जो एक्शन जो कि सही नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके एक्शन होंगे वो अनएक्सेप्टेबल है, सोशली अनएक्सेप्टेबल है, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं किस तरीके से? बाय यूजिंग द इनकरेक्ट और सेल्फ सर्विंग एक्सप्लेनेशन। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एग्जाम्पल की जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपने, एग्जाम में बैठे हैं और आपका एग्जाम खराब हो गया बिकॉज आपकी तैयारी नहीं थी, लेकिन आपने क्या बोला कि जो है टीचर ने जो है मुझे पढ़ाया नहीं, या आपने बोल दिया कि जो सिस्टम था वो लैब कंप्यूटर था वो काम नहीं कर रहा था, हैंग कर रहा था। ये ऐसे कोई आप सेल्फ सर्विंग या इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो कि सही नहीं है, आप बस वो जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स करना। वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सम काइंड ऑफ एनी जस्टिफिकेशन और रीजन ऑफ अ बिहेवियर कि हम उसको जस्टिफाई कर पाए, जो कि हमको लगता है कि सही है लेकिन वो क्या है, इनकरेक्ट है। वो सेल्फ सर्विंग है, टू जस्टिफाई द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं प्रक्षेपण, विस्थापित। ट्रांसफरिंग नेगेटिव फीलिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल, दो प्रकार से हो सकती है ट्रांसफर फीलिंग, किस प्रोजेक्शन है या डिस्प्लेसमेंट है? बताओ, प्रोजेक्शन डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस होता है। शिफ्टिंग फोकस। इस एक पॉइंट से न्यू पॉइंट पर फोकस करना, कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फोकस करना। नहीं, वो तो सब्लिमेशन क्या होता है फिर? हाँ ठीक है, मतलब सिंपली बोले कि अपनी जो फीलिंग है उसको आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, हाँ गुस्सा, एक गुस्सा दूसरे पे निकालना, दूसरे पे निकालना, लेकिन वो जो दूसरा है ना वो सॉफ्ट टारगेट होना चाहिए, है ना। जैसे कोई बंदा जो है अपना, उसके बॉस ने उसको कुछ बोला, गुस्सा किया, वो वहां से कुछ बोल नहीं सकता, घर पे आएगा वो अपने बच्चों को या अपने कुछ भी किसी को भी परेशान करेगा, उसको बोलेगा, गुस्सा करेगा। सॉफ्ट टारगेट जो होगा उसको, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एक होता है, ये तो आप हो गया डिस्प्लेस, एक होता है सब्लिमेशन।